हाँ बच्चों, कक्षा 12 वाष्प दाब में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम याद कर रहे हैं कि विलयन के कुछ गुणधर्म पढ़ रहे हैं। उन गुणधर्मों में ये दूसरा गुणधर्म है वाष्प दाब में अवनमन। इसके पहले हम पढ़े हैं परासरण, ऑस्मोसिस। तो वाष्प दाब में अवनमन, तो सबसे पहली चीज हमें क्या जाननी चाहिए, बेसिक चीज, कि वाष्पन क्या होता है। तो क्या होता है वाष्पन? कि द्रव, कोई भी द्रव है, ठीक है, उनके अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है, वेपराइजेशन। मतलब जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होता है, वो पानी वाष्प में परिवर्तित, उसके अणु क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि द्रव में जो वाष्पन की क्रिया होती है वह किस टेम्परेचर पे होती है? तो वही है कि सभी द्रव में प्रत्येक ताप पर वाष्पन की क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वाष्पन की क्रिया में जो द्रव के ऊपरी सतह के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, वही भाग लेते हैं। कि वाष्पन की क्रिया में जो द्रव के ऊपरी सतह के अणु हैं वही क्या होते हैं, एक दूसरे टकराते हैं और बाहर निकलते हैं। तो इसमें द्रव के ऊपरी सतह के अणु भाग लेते हैं। वाष्पन की क्रिया कम ताप पर कम और अधिक ताप पर अधिक होती है। तो पहले ये आप समझ गए कि वाष्पन क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि द्रव के अणुओं को वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ये केवल बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होगा, बस इसमें टॉपिक में मैं पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा नंबर, सभी द्रव में प्रत्येक ताप पर वाष्पन की क्रिया होती है, सभी द्रवों में, ठीक है। तीसरा नंबर, वाष्पन की क्रिया में द्रव के ऊपरी सतह के अणु भाग लेते हैं। चौथा नंबर, वाष्पन की क्रिया कम ताप पर कम और अधिक ताप पर अधिक होती है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे क्रिया वैसे ही वाष्पन की बढ़ती जाएगी। और उसके बाद वाष्प दाब क्या होता है, अब यहां से हम पढ़ेंगे कि वाष्पन की क्रिया में जो द्रव के ऊपरी सतह के अणु होते हैं, यानी वाष्प के अणुओं के द्वारा किसी भी द्रव के ऊपरी सतह पर, जैसे मान लीजिए कोई द्रव है, ये मान लीजिए हमारा एक बीकर है, इसमें हमारा द्रव है, तो ठीक है। तो किसी भी द्रव के ऊपरी सतह, इसके ऊपरी सतह पे जो दाब उत्पन्न होगा, इसके ऊपरी सतह पे क्या होगा, दाब जो उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, वाष्प दाब कर देंगे। यानी वाष्पन की क्रिया हो रही है तो उसके ऊपरी सतह पर हम क्या करें, एक दाब लगाएं, उसी को क्या कर देंगे, वेपर प्रेशर। तो इसको लिख लीजिएगा कि वाष्प के अणुओं के द्वारा किसी भी द्रव के ऊपरी सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसमें ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको पहले से पढ़े थे, या क्या होता है, हमने इसको लिखवा दिया, नोट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझने वाली चीज है। इसके पहले तो आपने बेसिक चीजें पढ़ा। तो ये कह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब, वाष्प दाब तो आपने समझ लिया कि क्या होता है। आपने अवनमन क्या होता है कि किसी चीज का क्या होता है, घटना। अवनमन मतलब घटना। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है कि मान लीजिए कोई विलायक है, ठीक है। विलायक कैसा होना चाहिए, यहाँ पे शुद्ध विलायक होना चाहिए। तो यहाँ दो चीज हमको याद करना है कि विलायक शुद्ध हो और जो उसमें विलय घोला जा रहा है वो अवाष्पशील हो, मतलब वाष्पशील न हो। मतलब क्या है कि वाष्प के रूप में उसके अणु क्या हो, ऊपर न चले जाएं। तो हमारा विलायक विलय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। तो यहाँ दो चीजें याद करना होगा। तो किसी शुद्ध विलायक में जब कोई हम अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलते हैं, ठीक है, तो जो हमारा विलयन होता है उसका क्या है, वाष्प दाब। वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ खोलते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आती है उसे
वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब यहां से एक फार्मूला जनरेट होगा कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, P माइनस PS होता है। अब सबसे पहली बात कि P क्या है, PS क्या है और P माइनस PS आया कहां से, हमने लिखा कहां से। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि P हमेशा ग्रेटर देन होता है PS, ठीक है। अब P क्या है कि P है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो अब देखिए P माइनस PS कहां से आया, इसको हम समझाने के लिए आपको ये हमने बता दिया कि इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो P है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, ठीक है ना। शुद्ध विलायक, समझिए चीनी और पानी हमने लिया तो चीनी पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो विलायक का वाष्प दाब पूरे विलयन के वाष्प दाब से, यानी चीनी और पानी दोनों के मिश्रण, सब कह सकते हैं दोनों का जो मिश्रण हो गया, उनके वाष्प दाब से पानी का वाष्प दाब क्या हो गया, अधिक हो गया। तो उसी को हमने लिखा है कि P माइनस PS कहां से आया कि P हमेशा ग्रेटर देन होता है PS से, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। बहुविकल्पी एक नंबर यहां से बन गया कि किस क्रिया में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। 4 विकल्प दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि वाष्प दाब में अवनमन से इसमें होता है। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या है, ये फार्मूला का आपको याद रखने की बात है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम यहां से बनता है, क्वेश्चन पूछता है कि राउल्ट का नियम क्या है, या इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं आपको 2 नंबर 3 नंबर में। तो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट ने वाष्प दाब में अवनमन के भी नियम दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन अवनमन, वहां पे भी हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। इसलिए प्रत्येक टॉपिक में राउल्ट का नियम हम आपको बताते जाएंगे। तो वाष्प दाब में अवनमन में राउल्ट ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि वाष्प दाब में, हमने इसको लिख दिया है, नोट कर लीजिएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब एक छोटा सा अवनमन हम निकालना है, आपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो कह रहा है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है उसमें घोले गए विलेय पदार्थों के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है ना। विलेय का मोल प्रभाज आपको पता था कि स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी इसी को हमने इसमें लिख दिया है। P माइनस PS कहाँ से आया, वाष्प दाब में अवनमन था। आपेक्षिक कहा है, इसलिए P माइनस PS अपॉन P हो गया है, बराबर किसके बराबर इन्होंने दिया कि विलेय पदार्थों के मोल प्रभाज, ठीक है। विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब क्या है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हम निकाल रहे हैं तो उसमें जो हमारा विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला गया है उसी के बराबर हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारा विलेय वाष्पशील होगा तो वो जब हम हीट करेंगे तो निकल जाएगा, फिर हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले रहे हैं। तो जो हमारा ये हमारा वाष्प दाब में अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। तो इसी को इन्होंने लिखा कि P माइनस PS अपॉन P बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या है, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज है। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि अत्यधिक तनु विलयन हो। अगर हमारा विलयन क्या हो, अत्यधिक तनु हो, बहुत पतला हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें लिख दीजिएगा कि यन को जो है, इस यन को कैपिटल एन की तुलना में क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। आप ऐसे फिजिक्स में डेरिवेशन करते होंगे तो करते होंगे। तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, इस एन को इस एन की तुलना में हमने छोड़ दिया, क्योंकि किस कंडीशन में, अत्यधिक तनु विलयन की स्थिति में। तो हमारा क्या फार्मूला बना, P माइनस PS अपॉन P बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये भी हमारा एक फार्मूला है। लेकिन जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो कभी कभी विलेय और विलायक को भी बात कर देता है। तो हमें पता है कि स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल W बटे स्मॉल एन, ठीक है। यानी एन क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है। विलेय का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये भी आप मोल प्रभाज में निकाले थे। और कैपिटल एन बराबर क्या होता है, विलायक का अणुभार बटे विलायक का भार हो गया, ठीक है ना। तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस यन में और इस यन के जगह हम यह वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, W इंटू कैपिटल M अपान M गुणे कैपिटल W। जब यहाँ इसको रखेंगे तो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से आप, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, इस पे आपको क्वेश्चन देगा और लगाना रहेगा। तो क्या कह रहा है कि जहाँ P बराबर क्या है हमारा, ठीक है, P क्या है, PS क्या, अभी आप देखिए ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है।
कैपिटल डब्ल्यू आपको पता ही है, विलेय का भार हो गया, स्मॉल एम विलेय का अणुभार हो गया, कैपिटल एम विलायक का अणुभार हो गया और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार हो गया। तो ये हमारा डेरिवेशन आया राउल्ट के नियम के अनुसार। अब पूछता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, तो हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमा है। तो दो सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इसके मुख्य हैं। पहला क्या है कि विलयन हमारा कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सांद्र विलयन पर नियम लागू नहीं होगा। अब इसके पहले अगर आप डेरिवेशन किए हैं राउल्ट के नियम में, तो उसमें क्या लिखे हैं कि अत्यधिक तनु विलयन की स्थिति में स्मॉल एन को कैपिटल एन की तुलना में छोड़ा जा सकता है। वहीं अगर सांद्र विलयन रहता तब तो हम ऐसे ही इसको ऐसा लिखते पी माइनस पी एस अपान एन बराबर पी बराबर एन अपान एन प्लस एन, तो ये हमारा टर्म ऐसे ही रहता। तो फिर हमारा जो हमने निकाला फार्मूला वो अलग आता। तो इसीलिए पहला पॉइंट है कि विलयन हमारा तनु होना चाहिए, सांद्र विलयन में यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जो हमारा विलेय है वह अवाष्पशील होना चाहिए। यहाँ से अगर पूछ दे कि वाष्प पदार्थ में अवनमन में विलेय वाष्पशील होगा तो क्यों नहीं लागू होगा, तो क्या हो जाएगा, जब वाष्पशील रहेगा तो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, तो हम विलेय पदार्थ का मूल प्रभाव ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका, ये आज खत्म हुआ। बाकी राउल्ट का नियम आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।